कि 10 भाषण सुनने से ज्यादा प्रभावशाली होता है एक नाटक देखना। संविधान के कारण हम आज इतने आगे बढ़े। आज हमारी महिलाएं, हम लोग अकेले आए हैं, हमारे साथ हमारे कोई पुरुष नहीं आए, हमारे पति लोग नहीं आए हैं। जगह निकली है जो बहुत प्राचीन काल की है और वहाँ पर शायद 64 खम्भे निकले हैं, सिर्फ उतना ही बचा है और उसके नीचे ये सारा का सारा प्रोग्राम हो रहा था बुद्ध का। और बहुत अच्छी जगह है, मतलब बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात बोली है। तो हमें तो बुद्ध चाहिए और बुद्ध की विचारधारा चाहिए, उनके दार्शनिक दर्शन जो है, दर्शन चाहिए हमें। ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं पाटलिपुत्र की उस ऐतिहासिक धरती पर जहां पर कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया। और बताया जाता है इतिहास के माध्यम से कि यहाँ पर जो तीसरी बौद्ध संगति है वो भी हुई थी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो उपासक उपासिकाएं हैं उनमें जिस तरह से आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है उसको लेकर काफी हर्षोल्लास है, एक उमंग है और एक नई ऊर्जा का संचार जिस तरह से हम देख रहे हैं लोगों में आज देखने को मिल रहा है। और जिस पाटलिपुत्र धरती की अक्सर हम बात करते हैं, उस धरती से आज धर्म कहीं ना कहीं जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत बड़े स्तर पर उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो सेवक है वो भी अपनी अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से पानी का वितरण हो रहा है, गुरुद्वारा कमेटी है उसके माध्यम से। और देखिए जिस तरह से लगातार पंचशीलों के झंडे से पूरा रंगा हुआ ये बिहार पटना वास्तव में बहुत ही सुंदर और सुखद नजारा आप देख पाएंगे। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी, मेरे साथ में डीआईजी साहब है, मैं उनसे जानना चाहूंगी। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। बस मैं यहाँ पर सेवा करने आया हूँ, मुझे मालूम चला बुद्ध पूर्णिमा के लिए यहाँ सेवा करनी है, तो मुझे एक मौका दिया आप सबने, तो मैं भी सेवा करने में लगा हूँ। सर, सेवा करें, लेकिन जानना चाहूंगी आज जिस तरह से भारत के साथ साथ में विश्व में बुद्ध पूर्णिमा का एक महत्व है, थोड़ा उस पर प्रकाश डाल दीजिए। विशाख पूर्णिमा तो हमेशा सम्राट अशोक ने शुरू किया था और किस तरह से वो भव्य तरीके से बनाते थे। 10 दिन का एक बुद्ध उत्सव बनता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शामनेरियों को बनाना और नाटक की प्रस्तुति करना और देशनाएं देना। तो ये सारे का सारा विशाख पूर्णिमा तो पहले जो रहे सम्राट अशोक रहे, उसके बाद मिलिंद ने भी किया और कनिष्क ने भी किया, लेकिन उस भव्य तरीके से नहीं हो पाता था जिससे सम्राट अशोक करते हैं। सर, जिस तरह से पाटलिपुत्र का एक गौरवशाली इतिहास है, यहाँ पर जिस तरह से सम्राट अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति की थी, तो उसका थोड़ा सा हमारे दर्शकों को विवरण करें। संगति का यही था कि बहुत सारी मिलावट हो रही थी और तीसरी बौद्ध संगति करना बहुत जरूरी था, तो इसलिए उन्होंने तीसरी बौद्ध संगति में तिस्से स्थविर मोहम्मद तिस्से स्थविर की अध्यक्षता में ये सारी चीजें करवाई और उसको पहली बार जो है 3 पिटक में बांधा गया। पहले सूत और विनय पिटक हुआ करते थे, फिर उसके बाद सूत विनय और अभिधम के अंदर उसको रखा गया। और तिस्से स्थविर ने अपनी कथावत्थु एक जो अपना एक निकाय था वो भी उसके अंदर डाला गया था। और बहुत अच्छे तरीके से जब सम्राट अशोक को संतुष्टि हो गई कि यही बौद्ध धर्म है, तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को संघमित्रा और अपने महेंद्र को राजपाट ना देते हुए धर्म के काम में डाल दिया। ये बहुत बड़ा त्याग है, कोई त्याग नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करूंगा। मेरे पास इतना बड़ा राजपाट होगा तो मैं अपने बच्चों को धर्म की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन सम्राट अशोक के पास वो एनर्जी थी, वो ऊर्जा थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से धर्म को समझा और उन्होंने धर्म के रास्ते पर लेके गए। प्रज्ञा करुणा मैत्री शील जो है, प्रज्ञाशील करुणा मैत्री, इसके हिसाब से वो चलते रहे। और आज देख रहे हैं कि पाटलिपुत्र में सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से सेवा कर रहे हैं और सबको जो लोग भिक्षु संघ आए हुए हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क आए हुए हैं बाहर से, तो हम भी सब लोगों को शरबत पिला रहे हैं। सर, लगता नहीं है जिस तरह से सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को धर्म के लिए दान दिया, आज उस दिशा में लोग 1-2 कदम बढ़ाए तो आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं जो भारत की धरती जो बौद्ध में हुआ करती थी वो दोबारा से खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। मिल सकता है। आप जो बातें बोल रही हैं, हम तो तथागत की अनुकंपा रही तो इस तरह की आप बातें आपने बोली हैं तो यकीनन मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, लेकिन लोग धर्म को समझ रहे हैं, भगवान बुद्ध की बातों को समझ रहे हैं और क्या ये धर्म किस तरीके से पूरे विश्व में फैला है। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात बोली है। तो हमें तो बुद्ध चाहिए और बुद्ध की विचारधारा चाहिए, उनके दार्शनिक दर्शन जो है, दर्शन चाहिए हमें बुद्ध का, जो इस देश में था अब पूरे विश्व में जा रहा है, तो उसी में हम
हम लोग भी लगे हुए हैं। सर अक्सर दो शब्दों को लेकर हम विवाद देखते हैं, एक तो है धम और एक है धर्म, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? ये मेरे से ना पूछे तो अच्छा है, क्योंकि मैं यूनियन आर्म फोर्स ऑफ इंडिया का व्यक्ति हूँ, ऑफिसर हूँ। मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। मैं तो बस अपने धर्म की बातें जान सकता हूँ और अच्छी बातें और सकारात्मक बातें। तो बस मैं यहाँ आप सब लोगों के साथ सेवा भाव में लगा था, तो बस मैं अब निकल जाऊंगा थोड़ी देर में। बहुत बहुत साधुवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जो सर ने बातें बताई, खासकर उन बातों को अमल में लाने की बहुत जरूरत है। और आज जिस तरह से कारवां बढ़ रहा है, खासकर पटना की जो पाटलिपुत्र की धरती है, बहुत ही खूबसूरत ये मंजर आप देख सकते हैं कि जो रोड है उसके चारों तरफ जो पंचशील की पट्टियां हैं वो लगी हुई हैं और पंचशील के ध्वजों से पूरा का पूरा पटना और खासकर ये पाटलिपुत्र बहुत ही खूबसूरत मंजर के साथ आपको सुशोभित होता दिखाई दे रहा है। और भी लोग हैं मेरे साथ में इसी कड़ी में, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूंगी आखिर आज के इस कार्यक्रम की शोभा में किस तरह से अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सबको आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। बहुत बहुत साधुवाद मैम। वैसे सत्तू देखिए मैंने इनको प्यार से बोला है, इनका मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। संतोष अम्बेडकर जी हैं जो कि एजुकेशन फॉर चेंज के संस्थापक हैं और लगातार पिछले काफी सालों से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस कड़ी में हमारे महान पुरुषों ने, चाहे मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की बात करूं, सावित्रीबाई फुले की बात करूं या परम पूज्य बाबा साहब की बात करूं, उन्होंने बेसिक शिक्षा पर बहुत महत्व दिया और जोर दिया कि इस देश के लोग शिक्षित होंगे तो बहुत बड़े स्तर पर काम करेंगे। लेकिन संतोष अम्बेडकर जी की एक विशेषता और है, ये सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़कर रुचि दिखाते। तो संतोष अम्बेडकर जी जिस तरह से आज ये धम्म कारवां किया जा रहा है, खासकर पाटलिपुत्र में, क्या लग रहा है कि इस तरह के कारवां को देखकर लोगों में एक उमंग बढ़ेगी, हर्षोल्लास बढ़ेगा और आने वाले समय में पाटलिपुत्र जिस तरह से सम्राट अशोक के शासनकाल में रहा था वैसे ही होगा? जी मैं एक्चुअली बता दें कि जिस धरती से बौद्ध धर्म का एक प्रचार प्रसार हुआ और विदेशों में फैला ये चीज, और यहीं से ये चीज लुप्त हो गया है, तो हम लोगों के माइंड में आया है कि हम लोग को इस चीज को स्थापित करना है, बौद्ध धर्म को स्थापित करना है, हमारे घर के लोगों को बौद्ध भिक्षु बनाना है और धर्म का प्रचार करना है। जैसे आप मीडिया जी साहब कह रहे थे कि मैं साधुवाद देता हूं उनको कि इन्होंने कितनी शानदार तरीके से टीम बना करके, जो सम्राट अशोक के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकाला गया। और आज सभी जगह से, ये भारत से क्या इंडिया के बाहर के भी लोग आए हुए हैं इस धर्म प्रचार में कि चलिए हम पाटलिपुत्रा चढ़ते, जो सम्राट अशोक की धरती रही है। तो बहुत बहुत साधुवाद देते हैं इन लोगों को जिन्होंने इतनी दूर से आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबका भी साधुवाद देते हैं जो आप दिल्ली से आए और इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ में आगे कुछ साथी हैं जिनको अक्सर हम YouTube के माध्यम से देखते हैं और लगातार वो भारत की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको दिखाने का काम करते हैं। और मैं नाम बता दूं उनका नाम है अंजुम। तो मैं एक बार उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी, थोड़ा सा जानना चाहूंगी क्योंकि वो भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अंजुम जी देखिए, मैं जिनके बारे में बता रही थी, आप लगातार सोशल मीडिया पर YouTube पर अंजुम जी को देखते हैं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने लेकर आते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो अंजुम जी आज इस कारवां को देखकर कैसा लग रहा है, पहले थोड़ा दर्शकों को ये बताएं। मुझे काफी अच्छा लगा और मैं यहाँ देखना चाहता था कि ये जो पटना शहर है, ये प्राचीन शहर है, पाटलिपुत्र बोला जाता था इसको, और वहाँ पर बुद्ध की जो पूर्णिमा वो किस तरह से मनाई जाती है, मैं वही देखने आया था यहाँ पर। और काफी अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर भी लोग काफी जागरूक हैं और काफी लंबी रैली निकाली उन्होंने। और यहाँ पर जो जिस जगह पर ये रैली रिटर्न हो रही है, ये एक जगह है जहाँ पर कई 100 साल पहले यहाँ पर एक बुद्ध परिषद होती, जैसे हम लोग अभी वहाँ पर कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर एक जगह निकली है जो बहुत प्राचीन काल की है और वहाँ पर शायद 64 खम्भे निकले हैं, सिर्फ उतना ही बचा है। और उसके नीचे ये सारा का सारा प्रोग्राम हो रहा था बुद्ध का, और बहुत अच्छी जगह है। मतलब बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। सब लोग जो है बुद्धिज्म के बारे में बातें करते हैं, बाबा साहब के बारे में बातें करते हैं, लेकिन वो कभी ऐसी जगह पर आकर देखते नहीं है, और हम लोग तो घूमते ही रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजुम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जो बौद्ध विरासत है या जो भी अपने महान पुरुषों की विरासत है आज जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग जितना उन पर जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से एक तो वहाँ की भौगोलिक जानकारी होगी और भौगोलिक जानकारी के साथ साथ में वहाँ के बारे में जो ऐतिहासिक तथ्य है उनको बड़ी बारीकी से वो देख पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब इतिहास के पन्नों से हम पलट कर कुछ चीजें पढ़ते हैं तो कुछ चीजें तोड़ मरोड़ दी जाती है और इतना समझ में भी नहीं आता, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से हम किसी स्थान पर जाकर उसको देखते हैं, उसका मुआयना करते हैं, तो बड़ी आसानी से चीजें हमें समझ में आ जाती है। और जिस तरह से अभी अंजुम जी ने वर्णन किया है कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल भी है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, तो ये
जागरूक लोगों की भी एक नैतिक ड्यूटी बनती है कि इस तरह के स्थानों को उजागर करे और उनको इस देश के तमाम लोगों को बताने का प्रयास करे, ताकि देश दुनिया में जो भारत का डंका है, विश्व गुरु के रूप में जिस तरह से भारत को जाना जाता था, वो दोबारा से फिर से गौरवान्वित होकर उसी रूप में प्रचारित और प्रसारित होता है। अच्छा संतोष जी, एक बात और जानना चाहूंगी, कारवा कहाँ खत्म होगा? ये अभी बहुत लंबा जाएगा। अभी तो हम सम्राट अशोक स्तंभ का वो है, वहाँ पे हम लोग आए थे, और अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे पटना हाईकोर्ट होते हुए, फिर आपको पटना गांधी मैदान होते हुए हाईकोर्ट से आपको चलेंगे, फिर अटल पथ होते हुए फिर अपने स्थल करदनी बाग पहुंचेंगे। तो अभी बहुत हमारा लंबा टूर चलेगा अभी, तो जिसमें आप देखेंगे कि और भी साथी हमारे आगे जुड़ते चले जाएंगे। और ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, मन खुश हो गया इस कार्यक्रम को, और हम लोगों ने जो 1.5 से 2 महीना जो मेहनत किया उसका नतीजा है आज, और सभी टीम ने मिलकर मेहनत किया है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल, तो देखिए एक बार मैं दोबारा से आपको जो झांकियां बनी है उनसे रूबरू करा दूं, अपने दर्शकों को दिखाती चलूं कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत झांकियां यहाँ पर तैयार की गई हैं, चाहे बाबा साहब की हो, या जो सारीपुत्र मोदगल्याण जी है उनकी हो, या महाकाणिक तथागत बुद्ध की हो, या सम्राट अशोक की हो, और भी कई यहाँ पर झांकियां हैं वो तैयार की गई हैं। और हर झांकी पे महान पुरुषों की कोई ना कोई एक ऐसी महत्वपूर्ण कोटेशन लिखी गई है जिससे कि इस देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश जाता है। तो वास्तव में इस कारवा के लिए हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं, और जिस तरह से ये कारवा एक नया रूप लेकर पाटलिपुत्र की धरती पर उभरा है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हवा में पंचशील के झंडे जो लहरा रहे हैं, कितने सुंदर और कितने आकर्षक लग रहे हैं, ये देखने लायक मंजर है। बने रहिएगा हमारे साथ में। और साथियों, अब तक जिसने वीडियो को शेयर नहीं करा है वो वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में, उनसे जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? सुनीता पवैया। सुनीता जी, कहाँ से हैं? हम ग्वालियर से आए हैं, सावित्रीबाई फुले महिला संरक्षण समिति की सभी महिलाएं हम लोग वहाँ के। अच्छा, तो यहाँ पर आकर कैसा लगा? पहले थोड़ा हमारे दर्शकों को ये नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये प्रोग्राम का यहाँ अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। देखिए, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी शिक्षित और जागरूक हैं। तो आज जो समाज की महिलाएं किस तरह से बढ़ चढ़कर इस तरह के कार्यों में, ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमारी महिलाएं जाग गई हैं। मतलब महिला जाग गई तो समाज जाग जाएगा ऑटोमेटिक। तो महिलाओं की जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए एक महिला अगर जागरूक होती है तो पूरा परिवार जागरूक हो जाता है। तो आज जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की, खासकर मैं यहाँ पर पुरुषों से अपील करना चाहूंगी, किसी भी कार्यक्रम में जाए तो महिलाओं को बढ़ चढ़कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करे, और खाली भीड़ तक नहीं बल्कि मंचों पर भी उन्हें स्थान दे। आपका नाम क्या है? मैं एडवोकेट यशोधरा उनिया ग्वालियर से आई हूँ, और हमारी समिति सावित्रीबाई फुले समिति है जो जिसमें हमारी 15 महिलाएं ग्वालियर से आई हैं। इनवाइट किया था स्पेशली, तो हम लोग आए हैं इस प्रोग्राम के लिए, स्पेशली वहां से आए हैं ग्वालियर से। और ये प्रोग्राम कल कल्चर प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ, बच्चों ने किया और अपनी महिलाओं ने एंकरिंग की वहां पर। तो ऐसा लगा कि नहीं, महिलाएं अब स्टेज पे आ रही हैं, और लोगों को जैसे बच्चों को इनवाइट किया तो बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी जानकारी हो कि हमारा धर्म, हमारे भगवान बौद्ध, हमारे बाबा साहब ने हमारे जो संविधान दिया है हमको उसको बचाना है, और उनके अधिकारों को जानना है, उनकी जो अधिकार दिए हैं, उनकी राइट्स और जो ड्यूटीज दी हैं हमको वो निभाने। ड्यूटीज दी है मतलब बाबा साहब ने जो ड्यूटी दी है कि हमको अपने समाज को कैसे शिक्षित करना है, कैसे बढ़ाना है, तो वो उस संविधान को भी सबसे ज्यादा लोगों को पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो संविधान मतलब हम अगर वो संविधान नहीं होता तो आज हम कहाँ होते। वो आज उस संविधान के कारण हम आज इतने आगे बढ़े। आज हमारी महिलाएं, हम लोग अकेले आए हैं, हमारे साथ हमारे कोई पुरुष नहीं आए, हमारे पति लोग नहीं आए हैं। तो देखिए वास्तव में संविधान की ताकत है कि आज महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही। इसी कड़ी मेरे साथ में सर भी। सर, जानना चाहूंगी, जिस तरह से कल आपके माध्यम से टीम ने बहुत ही अच्छी सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी थी, तो किस तरह से बच्चों को तैयार करते हैं? विशेष करके हम उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले से, और अपनी ऐतिहासिक धरती जो जिसमें कोडस महाजनपद था और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, उस धरती पर इस बार बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर यहाँ बौद्ध महोत्सव का जो आयोजन किया गया, 2 दिवसीय कार्यक्रम, बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या और बुद्ध पूर्णिमा आज है। विशेष करके प्रयागराज की धरती पर हमें जो बाबा साहेब की पुस्तकों से या भदन तादन कौशल्यान के द्वारा लिखी हुई एक किताब है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसके माध्यम से हमको जो अध्ययन के माध्यम से मिला, तो पेशे से मैं वकील हूं, लेकिन मैं लगभग 10 साल तक काली कोट अपने शरीर पर लादे रखा।
लेकिन हमें कुछ जो दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा था, तो मैंने काली कोट जो है उतार करके खूंटी पे रख दी। और विशेष करके बाबा साहब का एक स्लोगन है कि 10 भाषण सुनने से ज्यादा प्रभावशाली होता है एक नाटक देखना। तो नाटक मतलब विशेष करके आज देखा जाए कि हजारों साल की जो व्यवस्था है, ये हमारे यहाँ पे जो है कि भारत में जो रिवोल्यूशन वाली परंपरा आई है या काउंटर या क्रांति प्रतिक्रांति की जो परंपरा है, उसमें हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो कला रही है, उसको कहीं न कहीं नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और इसको हाईजैक कर लिए, इसको जो हम मनवादी व्यवस्था कहते हैं या जो सनातन धर्मी लोग हैं, इसको हाईजैक करके हमारे ही बुद्ध को अलग अलग उनको ब्रह्मा बना करके, उनको काली है, दुर्गा, तमाम रूप दे करके आज यहाँ भारत में क्या, भारत का पूरे विश्व में लोगों से पुजवा रहे हैं। लेकिन हमारी जो खोई हुई विरासत है, हमारी खोई हुई जो कला है, हमारी जो खोई हुई संस्कृति है, हम विशेष करके बहुजन साहित्य, कला और संस्कृति को नाटक के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से उसको भारत में पुनर्जीवित करने का या पुनर्स्थापित करने की विधा में काम कर रहे हैं। उसी के माध्यम से कल जो है कि शाम को पूरी संध्या जो बुद्ध पूर्णिमा था, तो विशेष करके हम सब मध्यकाल में जो हमारे संत रहे हैं कि कबीरा कहे जग अंधा, वास्तव में पूरा समाज अंधा है, सही क्या है गलत क्या है पहचाने ना पा रहा है। हम उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं, सही रास्ते वो जितना जल्दी अंगीकार कर लें, आज नहीं तो आने वाला समय बौद्ध में भारत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वही बच्चे हैं कल जिन्होंने सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से और नाटक प्रस्तुति के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश लोगों को देने का किया था और बहुत अच्छा सराहनीय काम बच्चों का। हम मंगल कामनाएं करते हैं कि ये बच्चे लगातार इसी तरह से सांस्कृतिक नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से अपने बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक प्रचारित और प्रसारित करने का काम लगातार करते रहें।